Okay, Bacha Party, we are going to start with this chapter of atoms and nuclei. एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मेरे लिए कोई भी चैप्टर छोटा नहीं होता, चलता ही जाता है, ठीक है। ओके, एटम्स एंड न्यूक्लियस इसमें हम पढ़ेंगे। ज्यादा करके सारी चीजें ऑलमोस्ट आपने पढ़ी हुई हैं। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, नील्स बोर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एटम के रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें हम थोड़ा सा टच बेस करेंगे। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको समझना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू बेसिकली हैव एन कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन, ठीक है। ओके, सो हमने देखा कि भाई साहब आपके एटॉमिक मॉडल्स जो हैं वो क्या क्या थे। तो वी हैव ऑलमोस्ट डन विद दीज थिंग्स, चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंटरफेरेंस वगैरह, स्कैटरिंग वगैरह, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल आया पहले, ठीक है। उसके बाद आया थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल जो है वो बहुत तरीके से आते रहे हमारे पास, और साइंटिस्ट लोग बार बार देखते रहे कि कुछ ना कुछ खामियां निकल रही थी। जो एक साइंटिस्ट का अपॉर्चुनिटी रह गया, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वही दूसरे साइंटिस्ट के लिए वर्क का एनवायरमेंट बन गया। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से डाल्टन एटॉमिक मॉडल, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल भाई साहब क्या है? डाल्टन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, कुछ नहीं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। हर एलिमेंट को हम टुकड़े करेंगे तो एक लास्ट स्टेज में तो पहुंचेंगे। तो थियोरेटिकली उन्होंने जो बोला था, आज भी उसमें से कम 10% सही है, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट बिना करके भी उन्होंने जो चीजें बताई थी वो आज भी कुछ हद तक सही है, ठीक है। और ये जो है 100 सालों तक चला, ठीक है। डाल्टन की थ्योरी ऑलमोस्ट 100 सालों तक चली, किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया था, क्योंकि चैलेंज करने के लिए कोई संसाधन नहीं थे, ठीक है। चैलेंज करने के लिए आपके पास कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, या आपने कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं किया था, ठीक है। तो उनकी जो बात थी वो खड़ी सच मानी गई, ठीक है। और उनका केमिस्ट्री में भी बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट रहा, ठीक है। बट फाइनली पीपल स्टार्टेड फाइंडिंग आउट चार्जेस। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया। डाल्टन ने बात बोला कि न्यूट्रल है, कोई चार्जेस वजह नहीं है। जैसे हमको चार्जेस दिखने लगे तो भाई साहब ये कहां से आ रहे हैं? तो थॉमसन ने बोला एक काम करो भाई साहब, एक एक वाटरमेलन को काटो, और वाटरमेलन को काटने के बाद जो तुमको मिलता है वही एटॉमिक मॉडल है। द रेड पार्ट इज बेसिकली द पॉजिटिव चार्ज एंड द ब्लैक सीड्स आर द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। सो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। अगर आप मतलब ऐसे खीर बनाते हैं और उसमें किशमिश या ऐसे छिड़क देते हैं तो जिस तरीके का आपको लगता है, वैसे ही प्लम पुडिंग मॉडल इन्होंने बोला, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है कि भाई साहब पॉजिटिव में नेगेटिव कैसे हो सकता है? फिर तो दोनों भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद आया भाई साहब रदरफोर्ड का मॉडल, जिस पर उन्होंने भाई साहब एक्सपेरिमेंट किया। सो ही बेसिकली मेड अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक अ थिन गोल्ड फॉइल, और गोल्ड फॉइल के स्ट्राइक होने के बाद उनको डेविएशंस बहुत कम मिले, ज्यादा करके अल्फा पार्टिकल्स का स्ट्रेट जाना मिला उनको, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम, ये सब उन्होंने बोला। रदरफोर्ड कहां पे फेल हो गए? ऑलमोस्ट 90% करेक्ट है, ठीक है, कि काफी सारा एटम के अंदर स्पेस है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स फ्रीली जा पा रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स का डेविएशन हो गया, ठीक है, बिकॉज सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। ये सब तमाम चीजें हुई, लेकिन उनका एक जो थियरी था कि भाई एटम्स के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो उसका एक परिणाम यह है कि किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल का ये टेंडेंसी है कि एनर्जी वो लूज करेगा। अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो एनर्जी उसका भाई साहब डिक्लाइन होगा, और वो धीरे 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 स्पाइरल वे में इसमें गिर जाएगा, ठीक है। सो फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अभी हम भाई साहब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो परमाणु, परमाणु इज बेसिकली समथिंग दैट वाज सजेस्टेड बाय महर्षि कन्नड, एंड दैट वाज सजेस्टेड वे ahead of Dalton, ठीक है। So it was suggested in around 500 BC, wherein he said that परमाणु, परमाणु देखो, परम अणु, अणु मतलब बहुत छोटा, ठीक है, is an indestructible particle of matter, ऐसा उन्होंने वैसा स्टेट किया था, ठीक है। जैसे डाल्टन ने किया था वैसे उन्होंने भी किया, ठीक है। तो डेमोक्रिटस, इन्होंने भी उस टाइम पे पैरेलली बोला, नथिंग एग्जिस्ट एक्सेप्ट एटम्स एंड एंटी स्पेस, एवरीथिंग एल्स इज ओपिनियन, ठीक है। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लाइंस में है ये, ठीक है। When we divided matter into tinier particles, ultimately we reach a stage when the matter cannot be divided any further.
तो इसी को अपन बोलेंगे परमाणु। एक ऐसे स्टेज पे आएंगे कि भाई साहब आपका पार्टिकल ऑफ मैटर विल नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, तो दिस इज कॉल्ड परमाणु और एटम। ठीक है, डेमोक्रेटिस ने क्या बोला भाई साहब, स्टेटेड, तो इनका भी भाई साहब अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम पे दे वे कंटेम्पररी। ठीक है, 442 BC, that matter consists of indivisible particles called atoms and void. Atoms are indestructible and unchangeable, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। Atoms are homogeneous, meaning they have no internal structure, इनका भाई साहब कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो यहां से भाई साहब डाल्टन भाई साहब आए। डाल्टन ने एक पूरे तरीके से अपना एक पोस्टुलेट दे दिया। उस टाइम पे भाई साहब साइंटिस्ट लोग अपने रिसर्च वर्क को बड़े ऑर्डरली तरीके से प्रेजेंट करने लगे, एंड डाल्टन प्रेजेंटेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके पहले ऑर्डरली प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। एटम के कॉन्सेप्ट का ऑर्डरली प्रेजेंटेशन किसी ने नहीं किया था। हाँ, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, बस वैसे ही रह गया। ठीक है, ओके, सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। Atoms are indivisible particles that cannot be created or destroyed in a chemical reaction. ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि बस, तो आज भी ये दोनों पोस्टुलेट्स सही हैं। 90% जो उन्होंने पोस्टुलेट दिए थे वो खारिज हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ कुछ पोस्टुलेट्स अभी भी सही है, तो हम इनको डिस्कस कर रहे हैं जो अभी भी एप्लीकेबल है और सही है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, आज भी सही है। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अभी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बाय अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन केमिकल रिएक्शन में इनका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल, यू हैव एन एलिमेंट ए एंड यू हैव एन एलिमेंट बी दैट इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड सी। ठीक है, नो न्यू एटम इज फॉर्म, नो एटम इज डिस्ट्रॉयड, ना ही कोई नया एटम फॉर्म हो रहा है, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है, सिर्फ कॉम्बिनेशन फेजेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? जैसे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना रहा है, वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, लेकिन जिस तरीके से वो कंबाइन कर रहे हैं वो अलग हो रहा है, बट अदरवाइज इट इज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स आर नॉट चेंजिंग, द फंडामेंटल एलिमेंटल पार्टिकल्स आर नॉट चेंजिंग। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आज भी ये सही है भाई साहब। ठीक है, कि कोई गिवन एलिमेंट के एटम्स जो है वो सेम ही होंगे। मास ऑफ एटम ए इज इक्वल टू मास ऑफ एटम बी। कहीं से भी इनके स्ट्रक्चर में से हम कोई एक एटम को उठाएंगे तो इसका जितना मास हमको मिलेगा, इसका भी उतना ही मास मिलेगा। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पे ए और बी बराबर है, यहां पे सी और डी बराबर है, ये दोनों भाई साहब बराबर नहीं होंगे। ठीक है, मास ऑफ एटम ए विल नॉट बी इक्वल टू मास ऑफ सी। सो मास ऑफ एटम्स फ्रॉम एलिमेंट 1 इज नॉट द सेम एज मास ऑफ एटम्स फ्रॉम एलिमेंट 2। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो स्मॉल होल नंबर रेशियोज में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका H2O में, CO2 में, ये एक स्मॉल होल नंबर रेशियोज में बराबर कॉम्बिनेशन होता रहेगा टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे एलिमेंट A है और यहाँ पे भाई साहब आपका एलिमेंट B, दिस इज फॉर्मिंग एलिमेंट C, सो यू कैन सी दैट 2 एटम्स ऑफ एलिमेंट B एंड 1 एटम ऑफ एलिमेंट A, लेट्स से H2O की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमेशा यही कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। H2O का प्योर सैंपल आप कहीं से भी लाएंगे, ठीक है, चाहे वो समुद्र के पानी से लाए या किसी स्ट्रीम वाटर से लाए या वेल वाटर से लाए या पॉन्ड के वाटर से लाए, यू विल ऑलवेज गेट दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये सब छोटे मोटे पोस्टुलेट्स हैं। ओके, तो डाल्टन की थियरी जो थी वो थियरी ही थी, क्योंकि उन्होंने कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे। ठीक है, एंड व्हेनेवर इन साइंस यू आर जस्ट प्रपोजिंग, देखो उस टाइम पे कैसा हो रहा था, थियरी का कल्चर चल रहा था, थियरी का कल्चर चल रहा था। अभी जैसे डार्विन आए, डार्विन ने भाई साहब इतना सारा जो देखा, उनके पास तो थियरी के सिवा और कुछ था नहीं, क्योंकि वो जितने भी ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे, उन ऑब्जर्वेशंस में लिखते जा रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज सेइंग दैट दिस एनिमल मस्ट हैव एग्जिस्टेड, इस एनिमल का ये साइज रहा होगा। ठीक है, ऐसे सब डार्विन के भाई साहब थियरीज थे। तो क्योंकि उनके पास और कोई संसाधन ही नहीं था, देयर वाज नो कैमरा दैट वाज फिटेड एजेस अगो टू कैप्चर ऑल द एनिमल्स दैट वर एग्जिस्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये डार्विन की जो थियरीज थी, तो जैसे उस टाइम पे थियरी का कल्चर चला, तो इन्होंने भी वैसा अपना थियरी ठूंस दिया, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल बैकअप नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, वैसे वैसे चीजें सामने आती गई और फिर साइंटिस्ट लोग काम करते गए। ठीक है, ओके, नाउ इन 1897 J.J. Thomson, what does he say? An atom consists of positively charged sphere with an electrons embedded in it.
इसके पहले डाल्टन ने बोला न्यूट्रल होता है एटम और इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। जब हमको चार्जेस मिलने लगे तब हमने देखा कि भाई साहब एटम्स में से चार्जेस निकल रहे, तो मतलब एटम न्यूट्रल तो नहीं है, ठीक है, एटम में चार्जेस तो हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो किसी भी एटम को छुएंगे तो हमको करंट लगेगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसके साथ नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, ठीक है। ओके, सो एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड हैं, ठीक है। An atom as a whole is electrically neutral because the negative and the positive charge are equal in magnitude. तो एज अ होल वो न्यूट्रल है क्योंकि जो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का है वही मैग्नीट्यूड आपके नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है। एटम एज एन इलेक्ट्रॉन, तो आपका पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। सो अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एन एटम was a solid sphere of positively charged material and the negatively charged particles, that is the electrons, are embedded in it like the seeds of a watermelon. इसको अपन watermelon मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वगैरह वगैरह। The atomic model is compared to watermelon, where he considered the red part of the watermelon as positively charged and the watermelon seeds as negatively charged particles which are embedded in it. ये ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है क्योंकि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव अगर एक साथ हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अभी स्टेप वाइज हो रहा है, देखो एक का फेलियर दूसरे का सक्सेस बन रहा है। तो डाल्टन का फेलियर क्या हो गया कि उन्होंने भाई साहब चार्जेस को एक्सप्लेन नहीं किया था, इन्होंने चार्जेस को डिस्कवर किया। तो इन्होंने बोला कि यार डाल्टन की थियरी तो 100 साल चली है तो मेरी 50 तो चलेगी, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया भाई साहब कि ये वाटरमेलन मॉडल है without conducting any kind of experiments, but he was able to prove that there are charges which are coming out of atoms, ठीक है। तो इन्होंने भाई साहब इस तरीके का मॉडल दिया। तो इनका भी भाई साहब फेलियर अभी क्या होगा, फेलियर ये होगा कि भाई साहब एक साथ कैसे एग्जिस्ट करेंगे, हाउ विल दे को एग्जिस्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक साथ बहुत दूर रहेंगे, वरना एक साथ अगर आ गए तो दे आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इंडिविजुअली एट ऑल, ठीक है। ओके, तो अभी हम भाई साहब यहाँ पे थॉमसन के लिमिटेशंस क्या थे, डाल्टन के लिमिटेशंस क्या होंगे। भाई लिमिटेशन ही लिमिटेशन है, सब कुछ तो तुमने थियरी पे बोल दिया है, यू हैव जस्ट सेड इट इन द एयर विदाउट कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो आपने कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और साइंस जो है वो एक एम्पेरिकल वे में चलता है, हर चीज का आपका लैब में डेमोन्स्ट्रेट अगर आप कर सकते हो तो ही साइंस उसको मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा, ठीक है। यही साइंस का नियम है। सो इट इज एन एम्पेरिकल अप्रोच, साइंस का एक एम्पेरिकल अप्रोच है। किसी चीज को अगर आप लैब में डेमोन्स्ट्रेट करके प्रूव नहीं कर सकते, सो इट कैन एग्जिस्ट एज थियरी बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल थियरी, ठीक है। ओके, अभी यहां पे भाई साहब थॉमसन का इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। जैसे मैंने बोला अगर आपके नेगेटिव चार्जेस के सॉरी पॉजिटिव एनवायरमेंट में ही नेगेटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वो जीरो हो जाएगा, चार्जेस एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो एटम भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा फिर तो, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, फेल टू एक्सप्लेन हाउ अ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। कैसे भाई साहब पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्जेस रहेंगे, ये भी उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फेल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन फॉइल्स। तो जैसे आपका एल्यूमिनियम फॉइल हो गया या गोल्ड फॉइल हो गया, जब इस पे आप अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट करा रहे हैं तो इनका स्कैटरिंग हो रहा है, ये स्कैटरिंग भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अल्फा पार्टिकल्स आपके फंडामेंटली क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स होता है हीलियम जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने भगा दिया है, सो फंडामेंटली ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इनका डेविएशन क्यों हो रहा है, व्हाई आर दे गेटिंग डेविएटेड, ठीक है। तो अगर भाई साहब आपका ऐसा थॉमसन का मॉडल होता तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये भाई साहब ऐसे जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट में कैसे मिला, कुछ कुछ ऐसे गए, कुछ कुछ स्कैटर हो गए, ठीक है। सो व्हाई इज इट दैट इट इज हैपनिंग दिस वे, ठीक है। क्योंकि अगर थॉमसन का मॉडल होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को भाई साहब जीरो आउट कर दे रहे, तो सारे अल्फा पार्टिकल सीधा जाएंगे क्योंकि यहां पे चार्ज बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक साथ ऐसे ही हैं किसी वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल की तरह, तो दोनों भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो ये पूरा पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल्स हैं दे शुड बी गोइंग विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। बट when you have exposed it to atoms like this, you are seeing certain deviations that are happening. तो यहां पे आपको डेविएशंस दिख रहे हैं, ठीक है, ये डेविएशंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डेविएशंस हो रहे हैं इसका मतलब यहां पे चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, देयर आर चार्ज पार्टिकल्स विच आर एग्जिस्टिंग, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट मिला, तो यहां पे फेल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ओके, तो अभी आते हैं भाई साहब हमारे रदरफोर्ड साहब 1911। एक चीज गौर करना,
कि एटम्स और न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिविटी, इन पे जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो चालू हुए हैं भाई साहब 1914 अप्रोक्सीमेटली से 1945 में के बीच में धनाधन एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे इस एज में आपका 1914 से 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर चला था और उसके पहले ही साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत एक्टिव हो गई थी। इट वाज गेटिंग द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स ऑल अक्रॉस द नेशंस। ठीक है, 1945 तक हाइसेनबर्ग भाई साहब, हाइसेनबर्ग के ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, किसी को मारने के लिए जब आप एक रिवॉर्ड निकालते हैं ना, वैसा वैसा निकला था हाइसेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आपने हाल ही में पढ़ा है। हाइसेनबर्ग के ऊपर मतलब ही वाज एन एमिनेंट जर्मन साइंटिस्ट और मतलब अलाइड पावर्स को ये पता चल गया था कि ही विल डिजाइन द न्यूक्लियर बॉम्ब, सो लेट्स इरेडिकेट हिम। उनको मारने की सुपारी दी गई थी। ठीक है, बहुत कोशिश की गई उनको मारने की। इनफैक्ट जो एक मूवी बनी है वो अमेजन पे भी है, अमेजन प्राइम में है वो। तो जो मारने आया था उनको उन्होंने मतलब बंदूक तान भी लिया था एक ऐसी जगह पे जहां पे वो डेजोलेट हो गए थे, लेकिन फिर ही बैक ऑफ। ठीक है, फॉर वॉट एवर रीजन। बट व्हेन आई एम सेइंग, आप देखोगे ज्यादा करके जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स विच हैव बीन कंसर्न्ड एटम्स, न्यूक्ली और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, दे हैव हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी पे बड़ा प्रेशर था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाओ, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स बनाओ फॉर वॉरफेयर, बिकॉज दिस वाज द एज ऑफ वॉर। यूरोपियन कम्युनिटी में भाई साहब उस टाइम पे वॉर के सिवा और दिमाग में कुछ भी नहीं था। तो साइंटिफिक कम्युनिटी पे बड़ा प्रेशर था। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर था। ठीक है, ओके, सो 1911 अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब एक लेड का शील्ड था। लेड क्यों? क्योंकि लेड पे रेडियो एक्टिविटी का कम असर होता है। हो गया तुम लोग का, लेड पे आपका रेडियो एक्टिविटी का कम असर होता है। ठीक है, तो लेड के अंदर हमने अल्फा पार्टिकल्स को रखा, लेड के अंदर हमने अल्फा पार्टिकल्स को रखा और इस अल्फा पार्टिकल को हमने एक गोल्ड फॉयल से, गोल्ड फॉयल मतलब एल्यूमिनियम फॉयल जैसा, जैसे जिसमें आप अपना टिफिन वगैरह पैक करते हैं, उसका जितना थिननेस होता है उतना ही, तो हमने भाई साहब ऐसे करवाया क्योंकि हम चाहते थे कम से कम एटम्स हो। ठीक है, तो उस पर हमने जैसे कराया तो हमको दिखता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैव पास्ड नॉन डिफ्लेक्टेड, सम वेयर स्कैटर्ड, थोड़े बहुत की स्कैटरिंग हुई है। ठीक है, the alpha particles, that is helium, emitted by a radioactive source were collimated into a narrow beam by their passage through lead bricks. ठीक है, तो ये lead brick से पास हुआ। The beam was allowed to fall on a thin gold foil. The scattered alpha particles, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, the scattered alpha particles, ये जो आपके scattered alpha particles थे, ठीक है, were absorbed through a rotable fluorescent screen and a microscope. The scattered alpha particles on striking the screen produce brief light flashes. तो ऐसे spontaneous वैसे आपके light flashes हुए। अरे एक एक करके क्या दे रहे हो यार? हो गया सबका, सबका जमा हो गया है? ये देखो इनका स्टेपल ही नहीं हुआ है। 7-8 जन हैं फिर भी ऑर्गेनाइज करके कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब, कैसे देश चलाओगे? ओके, सो लेड शील्ड के अंदर आपने एक अल्फा पार्टिकल रखा है विच इज बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सो इट इज एमिटिंग व्हाट? इट इज एमिटिंग अल्फा रेस। दिस इज स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉयल। आफ्टर स्ट्राइकिंग द गोल्ड फॉयल वी आर सीइंग दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैव पास्ड थ्रू, समवेयर डिफ्लेक्टेड। ठीक है, समवेयर डिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या थे आपके भाई साहब? हीलियम 2 और 4, इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो ये हो जाएगा हीलियम 2 प्लस। ठीक है, द पार्टिकल्स emitted by radioactive source were collimated into a narrow beam by their passage through lead bricks. The beam was allowed to fall on a thin gold foil. The scattered alpha particles were absorbed through a rotable fluorescent screen and a microscope.
द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन स्कैटरिंग अ स्क्रीन प्रोड्यूस्ड अ ब्रीफ लाइट फ्लैश। तो आपका भाई साहब ब्रीफ लाइट फ्लैश ऐसे चालू हो गया, ठीक है। यहां पे भाई साहब आपका कैसा है, ये पूरे स्क्रीन में स्किंटिलेशन प्रोड्यूस हो रहे, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था, तो ऐसे तारे जैसे चमकते हैं, तो एक एक जैसे स्ट्राइक कर रहा था वो चमक रहा था, सो दैट इट कैन इजीली बी नोटेड, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला, ठीक है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, नाउ ऑब्वियसली ये आपका गोल्ड फॉयल है, तो कुछ कुछ जो पार्टिकल्स थे वो सीधा 180 डिग्री से ये आए और ये ऐसे वापस आ गए, ठीक है। वेरी स्मॉल चंक द अल्फा पार्टिकल्स वेंट लाइक दिस एंड दिस स्ट्रेट came back without even hitting the gold foil, ठीक है। Now some were deflected like this, some were deflected like this, and most of them didn't show any kind of deflection. इसी पे भाई साहब ये चैप्टर ज्यादा करके बेस्ड है, ठीक है। तो यहां पे आपका भाई साहब डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स मिला, वेरी स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंड हियर देयर इज नो डिफ्लेक्शन एट ऑल, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है भाई साहब? हमने बाद में देखा कि भाई साहब एक छोटा सा पोर्शन है न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज, अदरवाइज दिस इज लाइक दिस। मतलब इस पूरे एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस का साइज इज एक्चुअली कंपेयर, जैसे अगर आपने फुटबॉल फील्ड में कोई बीच में एक छोटा सा ग्रेन का कोई दाना रख दिया, तो उसका जिस फुटबॉल सीजन सीट जो है उसके साथ जो फुटबॉल फील्ड का जो साइज का कंपैरिजन है वही लगभग कंपैरिजन है न्यूक्लियस और एटम के साइज का, दैट इज द सेम कंपैरिजन। So it means that there is a lot of empty space inside the atom because of which these alpha rays were able to pass through. Almost 99.99% of alpha rays were passing straight without any deflection. Now some of them were coming very close to the nucleus, तो ये भाई साहब जिस रास्ते आए उसी रास्ते वापस गए, एंड सम ऑफ देम ये ऐसे आए, यहाँ पे स्ट्रेट पाथ में नहीं आ रहे, तो ये थोड़ा सा इनका डिफ्लेक्शन हो गया, ये ऐसे आए तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया। अभी भी इनके पास पाथ है जाने का, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, तो इसलिए देयर वर सर्टेन डिफ्लेक्शंस, ठीक है। कुछ डिफ्लेक्शंस आपके यहां से ऐसे वापस आए, कुछ डिफ्लेक्शंस आपके यहां से ऐसे वापस आए, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन, ये हो गया आपका नो डिफ्लेक्शन, वेरी स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, trajectory was predicted using Coulomb's law and Newton's laws with the assumption that a very heavy small particle is placed at the center of the atom which has a positive charge, ठीक है। तो इस तरीके का ट्रैजेक्टरी बन गया भाई। Trajectory was predicted using Coulomb's law and Newton's law with the assumption that a very small particle is placed। तो यहां पे हमने दोनों लॉस को लगाया, कौन सा? कूलम का लॉ और न्यूटन का लॉ, ठीक है। Very small particle is placed at the center of the atom which has a positive charge। हम यहाँ पे रदरफोर्ड का चिड़फाड़ नहीं कर रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको इस चीज को समझना है कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, नीदर वी आर गोइंग इनटू द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मॉडल ऑफ एटम, नो नथिंग, ठीक है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है ये कितने एंगल से प्रोड्यूस हो रहा है, और क्या इस एंगल को कैलकुलेट करने का कोई तरीका है, ठीक है। ओके, so most of the alpha particles pass straight through the groove coil, so obviously what does it suggest? It suggests that the most of the space inside the atom is actually free, ठीक है। Only 0.1% of the incident alpha particles get scattered by more than 1 degree, ठीक है। तो बहुत ही कम आपका 1 डिग्री से ज्यादा स्कैटरिंग हुआ है, मतलब 1 डिग्री क्या ही डिग्री है, सेम ही है, ठीक है। 1 in 8,000 alpha particles were deflected by more than 90 degrees, ठीक है, more than 90 degrees। So अगर आप देखोगे यहाँ पे the predicted trajectory is shown by the curve and observed value is denoted by the dots। तो scattering angle अगर आप देखोगे ये है बहुत small, a very small portion is showing this scattering angle, ठीक है। Otherwise majorly आपका वैसा कोई scattering हो ही नहीं रहा है, ठीक है। Hardly there is any scattering majorly, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके, सो दिस इज हाउ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो अगर हमने यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड अपॉन स्कैटरिंग एंगल, ये हो गया भाई साहब आपका स्कैटरिंग एंगल, नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स डिटेक्टेड एंड दिस वाज द स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। जैसे जैसे आप स्कैटरिंग एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर एक्चुअली गेटिंग स्कैटर्ड इज बिकमिंग लो, ठीक है। तो वेरी फ्यू आर गेटिंग स्कैटर्ड एक्चुअली, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके, इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। अभी ये इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
from the initial velocity vector of the alpha particle to the center of the nucleus. ठीक है. So what is the impact parameter? Impact parameter हो जाएगा भाई साहब आपका परपेंडिकुलर. देखो ये आपका न्यूक्लियस है. देखो कैसे जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल भाई साहब यहां पे तो सीधा जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियस से वो बहुत दूर है. तो देर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑन द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है. ये दूरी बहुत ज्यादा है टू ऑल्टर गेट ऑल्टर्ड. तो ये आराम से जा रहे हैं भाई साहब. ठीक है. अभी जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास आते जा रहे हैं तो यहां पे एक डेविएशन चालू हो रहा है. देखो दिस इज हाउ इट इज गेटिंग डेविएटेड. फर्दर पास आ गए हैं तो ये एंगल थोड़ा और बढ़ जाएगा. ठीक है. फर्दर और पास आ गए तो ये एंगल थोड़ा और बढ़ जाएगा. इसके बाद क्या होगा भाई साहब? इसके बाद सीधा ऐसे जाएगा और इसके बाद तो सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है ध्यान से समझिए. इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल. ठीक है. टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. तो आपका देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. तो यहां पे कोई अल्फा पार्टिकल है. ये हो गया बी इंपैक्ट पैरामीटर और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. समझ में आ रहा है? ये बी हम कैसे निकाल रहे हैं. ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये आपका सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर. ठीक है. कैन वी प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस बच्चा पार्टी. इंपैक्ट पैरामीटर फटाफट से. डन है. ओके. तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से जो आपका टारगेट न्यूक्लियस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टारगेट न्यूक्लियस मतलब जहां पे गोल्डफॉल को अटैक कर रहे हैं. ठीक है. तो ये हो गया आपका इंपैक्ट पैरामीटर. इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. ट्रैजेक्टरीज बाय अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ कोलिजन. ठीक है. जो भी ट्रैजेक्टरी होगी क्योंकि देखो जैसा जैसा आपका इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ता जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. दिख रहा है आपको भाई साहब? जैसे जैसे इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ता जा रहा है यू कैन सी दैट देयर इज हार्डली एनी एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है. बिकॉज द फर्दर यू आर फ्रॉम द न्यूक्लियस द लेसर विल बी द इंपैक्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑन द अल्फा पार्टिकल्स. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. सो ट्रैजेक्टरीज मतलब जो पाथ आपका फॉलो हो रहा है इट डिपेंड्स अपॉन द इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ कोलिजन. ठीक है. स्मॉलर द इंपैक्ट पैरामीटर द कोलिजन रिजल्टेड इन लार्जर स्कैटरिंग. जितना आपका स्मॉलर होगा उतना आपको स्कैटरिंग ज्यादा मिलेगा क्योंकि आप उतना ही करीब आ रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से और उतना ही ज्यादा उसका इंपैक्ट होगा पॉजिटिवली चार्ज ट्रैवलिंग अल्फा पार्टिकल पे. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. स्मॉलर द इंपैक्ट पैरामीटर जितना स्मॉल होगा इंपैक्ट पैरामीटर द कोलिजन रिजल्टेड इन लार्ज स्कैटरिंग. ठीक है. इसको लिख लीजिए बच्चा. स्मॉलर द इंपैक्ट पैरामीटर द कोलिजन रिजल्टेड इन लार्ज स्कैटरिंग. ठीक है. ओके.
For larger impact parameter, the alpha particle goes nearly undeviated and has a small angle of deflection. ठीक है, अगर लार्जर इंपैक्ट पैरामीटर होगा तो अनडेविएटेड जाएगा भाई साहब, कोई डेविएशन नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? फॉर लार्जर इंपैक्ट पैरामीटर द अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड एंड हैज अ वेरी स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन द इंपैक्ट पैरामीटर बी इज मिनिमम। हेड ऑन कोलिजन हो रहा है भाई साहब ठप से, ठीक है, तो इंपैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम। मतलब देखो ये है हेड ऑन कोलिजन, क्या होगा इंपैक्ट पैरामीटर? मिनिमम होगा ना। मतलब यहां पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द ओरिजिनल वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिशंस द इंपैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम एंड द अल्फा पार्टिकल रीबाउंड्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल भाई साहब रीबाउंड करेगा। यहां पे आपकी थीटा की जो वैल्यू है, मतलब स्कैटरिंग की जो वैल्यू है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा गया और ऐसा ही वापस आया, तो क्या एंगल हो गया? जाने का और आने का एंगल के बीच कितना आ गया? 180 डिग्री, ठीक है। सो इफ द इंपैक्ट पैरामीटर इज वेरी स्मॉल द थीटा स्टार्ट्स अप्रोचिंग पाई। थीटा इज व्हाट? द स्कैटरिंग एंगल। सो एज एंड व्हेन द इंपैक्ट पैरामीटर इंक्रीजेस थीटा बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। अगर आपका इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ेगा, इंपैक्ट पैरामीटर अगर बढ़ेगा तो थीटा दैट इज स्कैटरिंग एंगल विच अप्रोच जीरो, ठीक है। अगर इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा तो थीटा विल अप्रोच पाई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर इंपैक्ट पैरामीटर आपका बढ़ रहा है तो आपका थीटा आपका जीरो अप्रोच करेगा। थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। अगर इंपैक्ट पैरामीटर कम हो रहा है तो थीटा विल अप्रोच पाई। आर वी गेटिंग दिस? ठीक है, ओके। नाउ फर्मी मतलब समझते हैं ना, 10⁻⁻15, ओके। तो ये वाला भाई साहब आपका इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है विच इज के जेड ई का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द फॉइल एलिमेंट, जैसे रदरफोर्ड में गोल्ड लिया हुआ था, तो जेड इज द एटॉमिक नंबर। ये वाला जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा एटॉमिक नंबर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल, रुक जाइए ना, रुक जाइए, थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट है 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये के आपका कांस्टेंट है 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको चेंज कर सकते हो क्या? 2 cos स्क्वायर, तो यहां पे हम इसको देखो tan 2 थीटा के फॉर्मूलेज हैं। tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला क्या है भाई साहब आपका? 2 sin थीटा अपॉन, सॉरी ये वाला है, ठीक है। आपका यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं सो देखो यहाँ पे आपका है 1 प्लस कॉस थीटा है और ये है आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना भाई साहब? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये हो गया आपका कितना? साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट गिव्स यू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है? tan 2 थीटा होती है आपकी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना। यहाँ पे आपका, अरे भूल गया यार मैं, यहाँ पे ये tan थीटा बाई 2 होगा ना, मतलब tan 2 थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। भूल गया मैं वैसा, ओके। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा।
ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। द एंटायर एटम आपका क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा बाय अ टारगेट इज गिवन बाय, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका रदरफोर्ड का फॉर्मूला है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय एन एंगल थीटा, तो एन थीटा इज इक्वल टू एन थीटा एन टी 2 ZE का स्क्वायर। बहुत लंबा फॉर्मूला है भाई साहब, ये याद करने की भी जरूरत नहीं है। वेयर एन नॉट इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट स्ट्राइक द यूनिट एरिया ऑफ द स्कैटर्ड नंबर ऑफ एटम्स, थिकनेस ऑफ टारगेट, Z इज इक्वल टू टारगेट न्यूक्लियस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये मैटर करता है भाई साहब आपका, देखो यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू, ठीक है, आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE अपॉन हाफ mv का स्क्वायर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ई के अपॉन 2ZE का स्क्वायर। ये जो रेडियस है, ठीक है, ये आपका रेडियस है, मतलब आर नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इसका, देखो अल्फा पार्टिकल का, इसको डिराइव कर सकते हो क्या, कोशिश करो इसको डिराइव करना है, वो छोड़ दो, इसको डिराइव करने की कोशिश करो, इजी है देखो। ओके, तो फोर्स कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे फोर्स कितना हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 2, इसका मतलब आपका 2 ZE का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जो भी आपने ये यूज किया है, हीलियम पार्टिकल का कितना है भाई साहब, 2E, हीलियम पार्टिकल का चार्ज कितना हो जाएगा, QE, और जिस मटेरियल को आप यूज कर रहे हो उसका कितना हो जाएगा, ZE, ठीक नहीं। हीलियम पार्टिकल का ट्वाइस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, और जिसको आप यूज कर रहे हो उसका चार्ज कितना होगा, ZE। क्या हुआ बोलो, जिस एटम को आप यूज कर रहे हो, जिस एटम को यूज कर रहे हो उसमें वैसा कितना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इसका चार्ज कितना होगा, जो आपका एटॉमिक नंबर इंटू ई, ठीक है, हीलियम पार्टिकल है, ठीक है, इसका चार्ज कितना होगा, 2E। इन दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस कितने का है, R0 का है। तो व्हाट इज द force of repulsion that you will experience by Coulomb's law? The force of repulsion will be 1/4 pi epsilon naught 2E into ZE Q1 Q2 by R0 का स्क्वायर, है ना। यही फोर्स ऑफ रिपल्शन आप एक्सपीरियंस करेंगे, दिस वुड बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट इज एक्सपीरियंस बाय यू। ओके, तो अगर हम यहाँ पे वैसा काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखो इसका एक काइनेटिक एनर्जी था, ये इसको स्ट्राइक करने आ रहा है, यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आ रहा है, इसके बाद ये पलटी मारेगा,
काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, आ रहा है वैसा। क्यों? क्योंकि इस पे रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। रिपल्सिव फोर्स इज बेसिकली रिड्यूसिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? यहाँ पे हाफ एम वी नॉट समझ लो भाई साहब, आपका पहले का वेलोसिटी था वी नॉट और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो। तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर एनर्जी, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो फोर्स है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2E ZE, ठीक है भाई साहब, आपका आर नॉट का स्क्वायर इंटू आर नॉट, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड? इसको और इसको भाई साहब कैंसिल कर दो। क्या ये समझ में आ रहा है? किसका किसका? हाँ, टू यहां पे स्क्वायर बोल रहे हो? हाँ, 2 ZE का स्क्वायर होगा। हाँ, छोड़ो ना उसको, 2 ZE का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस विल बी 2 ZE का स्क्वायर, सो दिस विल बी 2 ZE का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? अपॉन ये कितना हो गया? आर नॉट, ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया आपका भाई साहब? काइनेटिक एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE का स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। क्या ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? देखो समझो इस चीज को, आपका यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था? वी नॉट। ये न्यूक्लियस तक पहुंचते पहुंचते इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी हो गया जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ एम जीरो का स्क्वायर, दैट इज हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई साहब? सो दिस विल बी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब? इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 2 ZE का स्क्वायर, 2 ZE का स्क्वायर अपॉन आर नॉट का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर इंटू ये वाला डिस्टेंस, देखो आर नॉट, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि देखो रिपल्सिव फोर्स इसको कहां तक लग रहा है? पहले से ही लग रहा है जब इसकी जर्नी चालू की थी, और रिपल्सिव फोर्स यहां तक मैक्सिमम हो जाएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी को ये जीरो कर देगा, ठीक है। तो दिस विल बी द वर्क डन। तो आप भाई साहब यहां पे लिख सकते हैं आर ओ की वैल्यू, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, विल बी इक्वल टू 2 ZE का स्क्वायर, 2 ZE का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके ओके ओके। सो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हमको क्या कंफर्म करता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटॉमिक मॉडल इज बेसिकली व्हाट? एम्प्टी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस दैट इज देयर इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। अ पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज अ स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम। तो बहुत स्मॉल सा स्पेस है। एक पूरे फुटबॉल ग्राउंड में भाई साहब एक छोटा सा कोई दाना रख देंगे, जैसे राई का दाना वगैरह, तो जितना साइज होता है वही आपका कंपेरेबल साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड द एटम है, ठीक है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एट द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स का हार्डली कोई मास है, और आपने देखा कि भाई साहब आपका एक प्रोटॉन का मास जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये और ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाता है। तो आपके न्यूक्लियस में ही सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, which is made up of the protons and the neutrons, ठीक है। The electrons revolve around the nucleus in circular paths. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom, ठीक है। आप देखो यहाँ पे साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज हाउ मच? अप्रोक्सीमेटली कितना? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। एंड साइज ऑफ द एटम भाई साहब कितना है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। सो बहुत ही कम है, देखो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर है ये, ठीक है, क्लियर है? ओके। On account of Coulomb's repulsive force between the nucleus and the alpha particle, kinetic energy of the alpha particle goes on decreasing, and in turn, electric potential energy of the particle goes on increasing. तो देखो टोटल एनर्जी तो किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, और आपने अभी अभी पढ़ा कि भाई साहब इसमें अपन के दो लॉस हो रहे हैं, न्यूटन का लॉ और दूसरा है आपका भाई साहब क्या? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ भाई साहब जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, और न्यूटन्स लॉ इस मोशन को गाइड कर रहा है, ठीक है। सो ऑन अकाउंट ऑफ द कूलम्स रिपल्सिव फोर्स, तो आपका यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, आवर काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है।
at a certain distance, that is r naught from the nucleus, the kinetic energy of the alpha particle will reduce to zero. The particle stops and it cannot go closer to the nucleus. If it is repelled by the nucleus and therefore it retraces its path, turning through 180 degree, therefore the distance r naught is known as the distance of closest approach. तो आपका भाई साहब distance r naught will be known as the distance of closest approach. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. Applying conservation of mechanical energy, तो आपका initial potential energy plus initial kinetic energy will be equal to final potential energy plus final kinetic energy, है ना. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब आप देखो कैसा होगा. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई Q1 Q2 बाई आर डिस्टेंस. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है भाई साहब? आपका कांस्टेंट Q1 Q2 बाई जो आपका भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? के Q1, के मतलब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. जो भी आपका Q1 Q2 लिखना है लिखो वरना छोड़ दो. Q1 Q2 बाई इनफाइनाइट डिस्टेंस है भाई साहब. इनफाइनाइट मतलब 1/0 तो ये 0 हो जाएगा भाई साहब. ठीक है. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो गई 0. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv का स्क्वायर. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी लिख दो भाई साहब. ओके. पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R नॉट. और काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब? 0. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. ओके. सो अभी आपको मालूम है Q1 दैट इज अल्फा पार्टिकल का +2 पॉजिटिव चार्ज और Q2 मतलब जिस एलिमेंट को आपने यूज किया है उसका एटॉमिक नंबर इनटू दिस विल बी इट्स चार्ज. तो R नॉट की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 2E ZE 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KE. भाई आ रहा भाई साहब देखो 2ZE का स्क्वायर. ठीक है. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू KE. ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. सिंपल आपको भाई साहब यहाँ पे क्या करना है? सिंपल ऐसा ही कर लोगे जैसे मैंने आपको बोला कि भाई साहब यहाँ पे आपका इधर आपका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट में 0 था. काइनेटिक एनर्जी इनिशियली था. फाइनल में आपका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया. पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 whatever was alpha particle that is twice electron. ठीक है. into ZE. अब यहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज करे तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर, कोई और फॉइल यूज करे तो उसका एटॉमिक नंबर अपॉन भाई साहब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दैट इज RO. ठीक है. ये हो गया भाई साहब आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस 0. तो अगर आप इसको करते हो तो इस RO को इधर कर लो. सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E ZE बाई काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर? सो नेचुरली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी हाउ मच? ठीक है. नेचुरली अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जब हम काइनेटिक एनर्जी को मतलब आपके अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, नेचुरली हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते. 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. गोल्ड एटम का भाई साहब होता है 79. ऑन पुटिंग द वैल्यूज वी गेट 30 फर्मोमीटर. ठीक है. फर्मीमीटर. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन वी हैव यूज्ड द गोल्ड फॉइल एंड अल्फा पार्टिकल इज कमिंग आउट टू बी 30 फर्मीमीटर. ठीक है. एक्चुअल साइज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस वाज लेटर फाउंड टू बी 6 फर्मीमीटर. तो गोल्ड न्यूक्लियस का भाई साहब एक्चुअल साइज 6 फर्मीमीटर. क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है. When an alpha particle of mass m is moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of Ze, its distance of closest approach from the nucleus m depends upon, बोलो ना बोलो जल्दी से बोलो. यहाँ पे वैसा आपका r नॉट दिस विल बी इक्वल टू, बोलो ना बोलो जल्दी से बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और बोलो और बोलो. ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल दैट इज 2E इनटू ZE का हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze. ठीक है. अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी. है कि नहीं? क्लियर है? So distance of closest approach from the nucleus depends on m. m मतलब क्या? नहीं मास m. हाँ तो ये m इधर आ गया ना भाई. ठीक है. So this will be constant k हो गया. ये भी आपका कितना हो गया? 2ZE का स्क्वायर हो गया अपॉन यहाँ पे हाफ mv का स्क्वायर. सो सिर्फ इसको उठाना है अगर तो r नॉट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m 1/m. ठीक है. डिपेंड्स अपॉन m as 1/m. ठीक है. क्लियर है? डिस्टेंस विल डिपेंड अपॉन 1/m. ओके ओके ओके. अरे बाबा बोला तो भाई साहब ओके. सो हाइड्रोजन गैस, चलिए छोड़िए इसको कल करेंगे अपन. ठीक है.